हम सब ने ये कहावत सुनी है और शायद शायद किसी के लिए कही भी है, इसकी तो बुध खराब है तभी जुबान ऐसी चलती है। हाँ, बहुत आम है ना? लेकिन आज हम एक जासूस की तरह उस मुजरिम को ढूंढने निकले हैं जो हमारी अच्छी भली बातचीत में जहर घोल देता है। हमारा मुख्य संदिग्ध है बुध ग्रह। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनकी मदद से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी खराब बातों का सारा इल्जाम बुध पर डालना सही है। और क्या वो अकेला है? हाँ, क्या ये अकेला काम करता है या इसके साथ कोई गैंग भी है? और ये जासूसी मैं बताऊं बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि स्रोत के मुताबिक ज्योतिष में ना हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट हेड होता है। अच्छा, तो बोलने, लिखने, हिसाब किताब रखने, तर्क करने, इन सब का जो डिपार्टमेंट है बुध उसका परमानेंट बॉस है। ओके। इसीलिए जब भी हमारे कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ होती है तो शक की पहली सुई हमेशा बुध की तरफ ही जाती है। स्रोत ये भी कहता है कि हमारी जन्म कुंडली का दूसरा घर वो हमारी जुबान का मंच है। मंच, स्टेज। बिल्कुल। तो अगर बॉस यानी बुध गड़बड़ है या मंच यानी दूसरा घर ही टूटा फूटा है तो शो तो खराब हो गई। बॉस और मंच, ये तो बड़ा अच्छा नजरिया है। तो चलिए इस बॉस की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब इसके साथ दूसरे ग्रह आकर बैठते हैं तो क्या होता है। स्रोत में सबसे पहले जिक्र है मंगल का, जो गुस्से और लड़ाई का ग्रह माना जाता है। तो जब बुध यानी दिमाग के साथ मंगल यानी तलवार आ जाए तो क्या शब्द भी हथियार बन जाते हैं? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये वो स्थिति है जब जुबान कैंची या तलवार की तरह चलने लगती है। अरे बाप रे। मंगल की जो आक्रामकता है ना, वो बुध के संवाद में घुल जाती है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे बहुत तेजी से जवाब देते हैं और उनकी बातों में एक तीखापन होता है, कड़वाहट। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मान लीजिए किसी ने कोई गलती की तो ये लोग सीधे ये नहीं कहेंगे कि आपसे गलती हो गई, बल्कि ताना मारेंगे, अकल घास चरने गई थी क्या, या सीधे सीधे कुछ चुभने वाली बात कह देंगे। और गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल करना तो वो इनके लिए बहुत ही आम बात हो सकती है। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत दिखता है। कमेंट्स में लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वही असर है। अच्छा, तो ये हुआ मंगल का असर जो सीधा है, आक्रामक है। लेकिन राहु के बारे में क्या? उसे तो धोखे और भ्रम का ग्रह कहते हैं। जब वो बुध के साथ जुड़ता है तो क्या बातचीत में भी धोखा आ जाता है? स्रोत में इसे जड़त्व योग या पिशाच योग, बड़े भारी भरकम नाम दिए गए हैं। नाम गंभीर हैं क्योंकि असर भी वैसा ही होता है। देखिए, राहु हर चीज को धुंधला कर देता है और बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। अच्छा। तो जब ये बुध के साथ जुड़ता है तो व्यक्ति बहुत बातूनी हो सकता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, लेकिन उनकी बातों में अक्सर सच्चाई कम और मिर्च मसाला ज्यादा होता है। मतलब गॉसिप। गॉसिप से भी आगे। स्रोत साफ कहता है कि ऐसे लोग झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं, अपनी बातों से दूसरों को घुमा सकते हैं और यहां तक कि गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल का गुस्सा सीधा है, पर राहु का असर वो घुमावदार है। इसका कोई उदाहरण है कि ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? हाँ, स्रोत में एक बहुत सटीक चित्र खींचा गया है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बातों में हेराफेरी कर रहा है और जब वो पकड़ा जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय चिल्लाने लगता है। हाँ, जोर जोर से चिल्लाकर, सामने वाले पर ही इल्जाम लगाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करें। यह है राहु का प्रभाव, पहले भ्रम पैदा करना और जब वो भ्रम टूटे तो माहौल को इतना उलझा देना कि सच झूठ का पता ही न चले। ठीक है, तो मंगल और राहु दोनों ही बातों में एक तरह की गर्मी या तेजी लाते हैं, एक गुस्से वाली, दूसरी धोखे वाली। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए तो? मतलब अगर बुध के साथ कोई ऐसा ग्रह आ जाए जो चीजों को तेज करने की बजाय धीमा कर देता हो, जैसे शनि, तब क्या होता होगा? क्या वो इस माइक को बंद ही कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शनि ग्रह चीजों को फैलाता नहीं, सिकोड़ता है। सही। स्रोत के अनुसार जब ये बुध के साथ आता है तो इसके दो तरह के प्रभाव दिख सकते हैं। पहला, व्यक्ति बहुत कम बोलने वाला हो जाता है, मितभाषी। अच्छा। लेकिन जब वो बोलेंगे तो उनकी बात में एक रूखापन और कठोरता होगी। उनकी बातें नपी तुली होंगी पर उनमें कोई मिठास नहीं होगी, जैसे किसी ने रेगिस्तान में फूल उगाने की कोशिश की हो। और दूसरा प्रभाव? दूसरा प्रभाव जो कुछ मामलों में दिखता है वो है हकलाना। क्योंकि शनि वाणी के प्रवाह में एक रुकावट, एक बाधा पैदा करता है जिससे शब्द अटक अटक कर निकलते हैं। और केतु, राहु का दूसरा सिरा। हाँ। स्रोत उसके बारे में क्या बताता है? अगर राहु बहुत ज्यादा बुलवाता है तो क्या केतु चुप करा देता है? लगभग वैसा ही। केतु को विच्छेद या अलगाव का ग्रह माना गया है। वो चीजों को काट देता है। जब ये बुध के साथ होता है तो संवाद में खालीपन या
एक गैप आ जाता है। व्यक्ति या तो अपनी बात ठीक से समझा ही नहीं पाता, शब्द खो जाते हैं, या फिर बोलते बोलते अचानक चुप हो जाएगा, जैसे उसे याद ही नहीं कि वो क्या कह रहा था। अरे! और स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। ऐसे लोगों की बातों के दो मतलब निकल सकते हैं। डबल मीनिंग। हाँ, जिससे सामने वाला बिना किसी वजह के आहत हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग अक्सर वहां चुप रह जाते हैं जहां बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये तो बहुत अजीब है। मतलब राहु आपको बहुत ज्यादा और गलत बुलवाता है और केतु जरूरत के समय चुप करा देता है। बिल्कुल। ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू लग रहे हैं। दोनों ही संवाद को बेकार कर देते हैं, बस तरीके अलग है। स्थितियों में संवाद का संतुलन बिगड़ जाता है। तो अब तक के हमारी जासूसी में ये पता चला कि बुध का ज्ञान काफी मजबूत है। मंगल, राहु, शनि, केतु सब अपना अपना रंग दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बुध अकेला हो, उसके साथ कोई ना हो, फिर भी वो गड़बड़ कर रहा हो? स्रोत में नीच के बुध का जिक्र है, ये क्या होता है? नीच का बुध, ये एक ज्योतिषीय स्थिति है जब बुध मीन राशि में होता है। अब ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बुध तर्क, विश्लेषण और तथ्यों का ग्रह है। राइट। वही मीन राशि भावनाओं, कल्पनाओं और सपनों की राशि है। तो जब तर्क का ग्रह भावनाओं के समंदर में उतरता है तो उसकी अपनी ताकत कम हो जाती है, वो बहने लगता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि ऐसा व्यक्ति भावुक होकर बड़े बड़े वादे कर सकता है जो वो कभी पूरे नहीं कर सकता, या फिर ऐसी बातें कर सकता है जिनका कोई सिर पैर न हो, क्योंकि उस वक्त उसके तर्क पर उसकी भावनाएं हावी होती हैं। एक मिनट, लेकिन मीन राशि तो गुरु की राशि है, जिन्हें ज्ञान और विवेक का देवता माना जाता है। तो फिर वहां जाकर बुध, जो खुद बुद्धि का ग्रह है, कमजोर कैसे हो जाता है? ये तो थोड़ा उल्टा लग रहा है। नहीं, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसे ऐसे समझिए, गुरु का ज्ञान दार्शनिक है, बड़ा है, समग्र है, वो पूरे जंगल को देखता है। जबकि बुध का ज्ञान विश्लेषणात्मक है, वो हर पेड़ को अलग अलग गिनता है। अच्छा, डिटेल्स में जाता है। बिल्कुल। तो जब बुध मीन राशि में जाता है तो उसे हर पेड़ गिनने की अपनी आदत छोड़कर पूरे जंगल को महसूस करने को कहा जाता है, जो उसका मूल स्वभाव नहीं है। इसलिए वो वहां असहज और कमजोर महसूस करता है। उसकी तार्किक क्षमता भावनाओं के आगे धुंधला जाती है। आप समझ आया। ये तो जगह बदलने से ताकत बदलने वाली बात हो गई। अच्छा, स्रोत में कुछ खास घरों का भी जिक्र है, 6, 8 और 12, जिन्हें समस्या वाला बताया गया है। इन्हें संक्षेप में बताने की बजाय क्या हम थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं कि इन घरों में बैठकर बुध की वाणी को क्या हो जाता है? जरूर, क्योंकि ये घर कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। ज्योतिष में इन्हें कष्ट भाव कहा जाता है। कष्ट भाव? हाँ, छठे घर को सोचिए एक अदालत या लड़ाई के मैदान की तरह। ये वाद विवाद, झगड़े और रोज की चुनौतियों का घर है। तो जब संवाद का ग्रह बुध यहां बैठता है तो बातचीत का हर रास्ता झगड़े की गली में ही जाकर खत्म होता है। ऐसे इंसान की बातों से अक्सर बहस छिड़ जाती है। ओके, और 8वां घर? 8वां घर है छुपी हुई चीजों का, रहस्यों का, अचानक होने वाले संकटों का, एक अंधेरी गली की तरह। यहां बैठा बुध इंसान से पीठ पीछे बातें करवाता है या ऐसी चुभने वाली और व्यंग्यात्मक बात बुलवाता है जो गहरे घाव दे जाए। और 12वां? और 12वां घर है खर्च, हानि और एकांत का। यहां बैठकर बुध व्यक्ति से ऐसी व्यर्थ की बातें करवाता है जिससे उसका अपना ही नुकसान हो जाए। वो कुछ ऐसा बोल देगा जिससे अच्छा भला काम बिगड़ जाए या कोई मौका हाथ से निकल जाए। अरे, मुझे स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज मिली, अस्त बुध। ये विचार कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है पर सही समय पर अपनी बात नहीं कह पाता, ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। बिल्कुल। मतलब जिसके मन में तो सही जवाब होता है पर बॉस की मीटिंग से निकलने के बाद याद आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अस्त होने का मतलब है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी बहुत होशियार मंत्री की आवाज राजा की तेज और ऊंची आवाज के सामने दब गई है। वाह, क्या उदाहरण है। मंत्री के पास सलाह तो है, ज्ञान भी है, पर राजा के शोर में कोई सुन ही नहीं पा रहा। स्रोत कहता है कि अस्त बुध वाले व्यक्ति में बुद्धि या ज्ञान की कमी नहीं होती, लेकिन उसकी संवाद की टाइमिंग गड़बड़ जाती है। टाइमिंग? हाँ, इंटरव्यू में सही जवाब बाद में याद आना, या किसी बहस में सही तर्क तब सूझना जब बहस खत्म हो चुकी हो। ये अस्त बुध का क्लासिक लक्षण है। तो इस पूरी पड़ताल का क्या मतलब निकल रहा है? एक मिनट, तो क्या ये सारा दोष हमेशा बुध का ही होता है या हमारी कुंडली में कोई और भी हिस्सा है जो हमारी जुबान को नियंत्रित करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुध तो ठीक ठाक बैठा हो पर गड़बड़ कहीं और हो? और यहीं पर आकर हमारी जासूसी पूरी होती है। अच्छा। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है,
कि यह एक तरफा मामला नहीं है। हो सकता है किसी का बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो, यानी हमारा बॉस तो काबिल है, लेकिन अगर दूसरा घर, जिसे हमने मंच कहा था, वही टूटा फूटा हो, यानी उस पर मंगल, शनि या राहु जैसे ग्रहों का बुरा असर हो, तब भी शो खराब होगा। सही बात है। एक अच्छा गायक भी खराब माइक और टूटे हुए स्पीकर पर अच्छा नहीं गा सकता। तो अच्छी वाणी के लिए बुध का अच्छा होना और दूसरे घर का सुरक्षित होना दोनों ही बेहद जरूरी हैं। ये तो बहुत ही जरूरी बिंदु है। इसका मतलब हमें सिर्फ संदिग्ध को ही नहीं बल्कि घटना स्थल को भी देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से जुड़ी कुछ आदतों की भी सूची है, जैसे किसी की बात बीच में ही काट देना, ये बहुत तेजी से बोलना या इधर उधर की बातों में मजा आना। हाँ। तो क्या इन्हें भी खराब बुध का लक्षण माना जा सकता है? हाँ, ज्योतिष के अनुसार ये आदतें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि व्यक्ति की बुध ऊर्जा संतुलित नहीं है। स्रोत में दी गई सूची एक तरह की चेकलिस्ट है। बताइए। पहला, दूसरों की बात पूरी सुने बिना उसे बीच में टोक देना, ये बुध की अधीरता को दिखाता है। इम्पेशेंट। दूसरा, इतनी तेज रफ्तार से बोलना कि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए, ये दिखाता है कि संवाद का उद्देश्य अपनी बात कहना है, समझाना नहीं। ठीक है। तीसरा, अपनी गलती कभी ना मानना और उसे गलत तर्कों से सही साबित करने की कोशिश करना, ये बुध की तार्किक क्षमता का नकारात्मक उपयोग है। इसे कुतर्क कहते हैं। और चौथा, चुगली करने या गपशप करने में आनंद महसूस करना, ये भी संवाद की ऊर्जा का गलत दिशा में इस्तेमाल है। तो हमारी आज की जासूसी के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। ये साफ है कि हमारी जुबान पर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का भी गहरा नियंत्रण हो सकता है। बिल्कुल। इस पूरे चर्चा का सार ये लगता है कि अगर किसी को बार बार ऐसा लगता है कि उसकी बातों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं या उसे बाद में अपने कहे पर पछतावा होता है, तो हो सकता है कि इसके पीछे एक ज्योतिषीय पैटर्न काम कर रहा हो। एकदम सही। स्रोत का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि अगर कोई अपनी वाणी से परेशान है तो उसे अपनी कुंडली में बुध और दूसरे घर की स्थिति का विश्लेषण करवाना चाहिए। और स्रोत के अनुसार ज्योतिषीय उपायों से इन कमजोरियों को सुधारना ही अपनी वाणी को मधुर और प्रभावशाली बनाने का एकमात्र तरीका है। ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत इस बात पर केंद्रित है कि ग्रहों की स्थिति हमारी वाणी को कैसे प्रभावित करती है। ये एक दिशा का प्रवाह है, ग्रहों से व्यक्ति की ओर। लेकिन क्या इसका उल्टा भी संभव है? अगर कोई व्यक्ति सचेत रूप से अपनी इच्छा शक्ति से अपनी वाणी को सुधारने पर काम करे, जैसे बोलने से पहले एक पल सोचना, दूसरों को ज्यादा सुनना, विनम्रता से अपनी बात रखना, तो क्या ये अनुशासन और अभ्यास उन ज्योतिषीय प्रवृत्तियों को, उन कमजोरियों को कम या संतुलित कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है।